समर, तुम खाली हाथ यहाँ आए हो। हम जानते हैं कि तुम गरीब हो, पर क्या तुम्हारे पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि तुम फूलों का एक गुलदस्ता ही लेकर आ जाते? आरव के इस कमेंट पर हॉल में मौजूद सारे मेहमान हंस पड़े। समर ने तारा की ओर देखा। उसकी आंखों में छिपी झुंझलाहट, उसका गुस्सा, उसकी शर्मिंदगी, सब कुछ समर साफ देख सकता था। शादी के शुरुआती सालों में यही तारा थी जो उसे लेकर सबसे ज्यादा प्राउड महसूस करती थी। जिस पार्टी में जाती थी वहाँ समर के नाम की धाक जमाती थी। उसकी सक्सेस की कहानियाँ लोगों को सुनाया करती थी। मगर आज उसके बगल में बैठकर तारा काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। इस समय समर और तारा शर्मा मेंशन के पार्टी हॉल में एक काउच पर बैठी थी। ये तारा के पेरेंट्स का घर था, जहां आज न्यू ईयर की पार्टी रखी गई थी। इस पार्टी में समर और तारा भी इनवाइटेड थे। ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं, बल्कि लैविश पार्टी थी, जहां कई रईस लोग मौजूद थे। न्यू ईयर के लिए समर और तारा कोई तोहफा लेकर नहीं आए थे, इसलिए अब आरव उनका मजाक बना रहा था और उसकी इस हरकत पर कुछ कहने के बजाय सभी लोग समर पर ही हंस रहे थे। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग वही थे जो कभी समर के आगे पीछे घूमते थे। बस एक छोटी सी मुलाकात के लिए भी हफ्तों तक अपॉइंटमेंट मांगते थे। मगर अब वही लोग उसे देखकर अनदेखा कर रहे थे। कुछ लोग उसे देखकर फुसफुसा रहे थे, कुछ मुंह फेर रहे थे और कुछ के चेहरे पर साफ हंसी थी, क्योंकि वो इस तमाशे का मजा उठा रहे थे। 3 महीने पहले तक समर मल्होत्रा ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का CEO था। उसकी एक कॉल पर बड़े बड़े बैंकों में हलचल मच जाती थी। बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून उसकी अच्छी नजरों में आने के लिए उसके इर्द गिर्द घूमते थे। उसके ससुराल वाले, जिनका नाम कभी बिजनेस वर्ल्ड में नहीं गिना जाता था, समर की वजह से हाई प्रोफाइल पार्टीज में इनवाइट होने लगे थे। मगर जिस दिन समर ने खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया, उस दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन से सब लोग समर को अपना असली रंग दिखाने लगे। तारा, जिसने कई साल पहले शादी वाले दिन पूरी जिंदगी समर का साथ देने का वादा किया था, वो गरीबी की जिंदगी जीते जीते तंग आ चुकी थी और बार बार समर को बस डिवोर्स की धमकी देती थी। उसकी सास कमला, जो उसे अपने बेटे जैसा मानने का दिखावा करती थी, अब घर में उसकी मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और आरव और रोहित, तारा के ये दोनों भाई, जो कभी समर की छत्र छाया में रहकर बिजनेस संभालते थे, अब हर पार्टी में उसका मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। अभी भी वो दोनों यही कर रहे थे। तभी उनके बच्चे वहाँ आ गए। उन्हें इस बात की एक्साइटमेंट थी कि उनके लिए यहाँ कुछ तोहफे होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि समर और तारा के हाथ में कोई गिफ्ट बैग नहीं था, तो उनका मुंह उतर गया। तभी समर ने जेब में हाथ डाला और 2 सफेद लिफाफे निकाले। ये लिफाफे उसने बच्चों को दे दिए। ये तुम्हारे लिए, इन्हें लेकर तुम ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जाना और पैसे निकाल लेना। बच्चों ने समर के हाथ से लिफाफे लिए और उन्हें खोल कर देखा। लिफाफों के अंदर चेक्स रखे हुए थे। दोनों में 1-1 करोड़ की कीमत लिखी हुई थी। ये देखकर कमला ने बच्चों के हाथ से वो चेक छीन लिए। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आती है समर? हम सबको तो धोखा दे ही दिया तुमने, मगर अब तुम अपने बच्चों को भी बेवकूफ बना रहे हो। हद है समर, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो इतने दिखावे की क्या जरूरत थी? नकली चेक देने की जगह बच्चों को कोई चॉकलेट ही दे देते। ये चेक इनके कुछ काम के नहीं हैं। रोहित ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और उसे टेबल पर पटक दिया। अबे इसे कहते हैं असली पैसा। तुम्हारा ये चेक तो टिश्यू पेपर से भी ज्यादा गया गुजरा है बे। उसने बच्चों के हाथ से वो चेक छीने और उन्हें रद्दी की तरह जमीन पर फेंक दिया। पूरे परिवार को समर का मजाक उड़ाते देख तारा को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ मत करना जिससे लोग हमारे ऊपर हंसे। अब देख लिया तुम्हारे ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा। समर ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद तारा उसे गुस्से में देखने लगी। समर के शांत चेहरे से उसे और भी ज्यादा चिढ़ होती थी। उसने एक गहरी सांस ली और सामने देखने लगी। तभी उसने देखा कि कमला अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाल रही है। तारा, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कह दिया था कि तुम इस आदमी को छोड़ दो, मगर तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। अभी भी मेरी बात मानो और डाइवोर्स पेपर साइन कर दो। तुम जैसी लड़की को महलों की रानी बनकर रहना चाहिए, इस समर मल्होत्रा की झोपड़ी में नौकरानी बनकर नहीं।
तुमने देखा ना, ये आदमी अभी भी दिखावा करने से बाज नहीं आ रहा। आरव ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। अभी तक शराब पीकर टल्ली हो चुका था। ऊपर से उसके सिर पर पावर का नशा भी था, क्योंकि जिस समर से वो कभी जलता था अब वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। यही वजह थी कि आरव उसे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अभी भी उसके दिमाग में समर को ह्यूमिलिएट करने का अच्छा आइडिया आया था। मुझे तुम्हें इस तरह गरीबों वाली जिंदगी जीते देखकर बड़ा दुख होता है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए एक बढ़िया सी जॉब अरेंज करवा दूं। पर अपनी बात को बीच में ही छोड़कर आरव समर के और ज्यादा करीब आ गया। हर किसी की नजर इस वक्त आरव पर बनी हुई थी। वो समझना चाह रहे थे कि अचानक आरव को समर की मदद करने का शौक क्यों चढ़ा है, पर अगले ही पल सबकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। अगर तुम मेरे पांव पकड़कर मुझसे मदद की भीख मांगोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। चलो अब फटाफट मेरे पैरों में गिर जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम्हें एक अच्छी नौकरी की कितनी जरूरत है। समर अपनी जगह से नहीं हिला। वो खामोशी से आरव को देखता रहा। ये देखकर आरव को गुस्सा आ गया। देख क्या रहे हो? मेरे पांव पकड़ो, वरना मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। समर बड़े आराम से अपनी जगह से उठा और आरव की आंखों में झांकने लगा। हमेशा शांत रहने वाला समर अब काफी भयानक लग रहा था। भले ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, मगर उसका ऑरा काफी डेंजरस लग रहा था। अगर तुमने अपने इस बर्ताव के लिए मुझसे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा, समझ में आया? और हाँ, मुझे तुम्हारे पैरों पर नहीं बल्कि तुम्हें मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे भीख मांगनी चाहिए। समर की बात सुनकर आरव गुस्से से भर उठा। मुझसे इस तरह की बात करने की तुम्हारी इतनी हिम्मत? लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। फिर वो लड़खड़ाते हुए आगे आया। आरव ने ठान लिया कि आज वो समर को अच्छे से सबक सिखा कर रहेगा। मतलब जैसे ही उसने समर को पीटने के लिए अपना हाथ उठाया, समर ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर मोड़ दिया। आरव जोर से चीख पड़ा और दर्द से छटपटाने लगा। समर ने उसे थोड़ा पीछे किया और फिर उसके पेट पर इतनी जोर से लात मारी कि वो बड़ी दूर जा गिरा। उसका ये मूव देखकर सभी लोग हैरान थे, खुद तारा भी। आज उसने पहली बार समर की ये साइड देखी थी। समर ने बाकी किसी पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस तारा का हाथ पकड़ा और उसे हॉल से बाहर ले गया। कुछ मेहमान आपस में इस इंसिडेंट को डिस्कस कर रहे थे और कुछ आरव के पास झुंड लगाकर खड़े थे। इसी बीच घर के दोनों बच्चों ने फर्श पर गिरे चेक उठाए और उन्हें अपने पास छिपा लिया। उन दोनों पर किसी का ध्यान भी नहीं था, इसलिए मौका देखकर वो घर से बाहर निकल गए और सीधे बैंक पहुंच गए, इस बात का पता करने के लिए कि ये चेक किसी काम के थे या बस एक कागज का टुकड़ा थे। बैंक में इस वक्त माहौल कुछ अलग सा था। वैसे आज के दिन तो सबकी छुट्टी होनी चाहिए थी, मगर फिर भी पूरा का पूरा स्टाफ बैंक में मौजूद था और सब लोग मिलकर पूरे बैंक को सजा रहे थे। अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमारे सीईओ आज शहर में ही हैं। सोचो, अगर अचानक उनका यहाँ आने का मन हुआ तो? अगर हम सब कुछ अच्छे से सजा कर रखेंगे तो सीईओ पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो काफी खुश होंगे। इसलिए सब लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। साज सजावट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सीईओ शहर में है, ये जानकर पूरा स्टाफ जोश से भर उठा और सभी लोग जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगे। इसी बीच शर्मा परिवार के दोनों बच्चे मैनेजर के पास आ गए और उसे अपने चेक दिखाकर पैसे विड्रॉल करने की बात करने लगे। पहले तो मैनेजर ने उन बच्चों को नजरअंदाज किया, मगर जब वो वापस नहीं गए तो बैंक मैनेजर ने उनके हाथों से वो चेक ले ली। बच्चों, आपको घर के बड़ों के बिना बैंक में नहीं आना चाहिए। और अपनी बात को आधे में ही छोड़कर मैनेजर रुक गया, क्योंकि उसकी निगाहें चेक पर बनी सिग्नेचर पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। ये तो चेयरमैन के साइन है। उन चेक्स पर सीईओ के सिग्नेचर देखकर बैंक मैनेजर मनीष माथुर के हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सचमुच समर मल्होत्रा के ही सिग्नेचर्स हैं। वहीं विक्रम और अनन्या, शर्मा फैमिली के दोनों बच्चे बड़ी ही मासूमियत से मैनेजर को देख रहे थे। क्या हुआ अंकल, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
तुम्हें ये चेक किसने दिए? हमारे फूफा जी ने। उनका नाम समर मल्होत्रा है। समर का नाम सुनकर मनीष थोड़ा कांप उठा। बच्चों, आप दोनों अभी यही रुको, मैं अभी आया। वो उन चेक्स को लेकर काउंटर पर पहुंच गया। मनीष माथुर कई सालों से ग्लोबल ट्रस्ट बैंक में काम कर रहा था और इतने सालों में उसने हजारों ट्रांजैक्शन देखे थे, मगर ये मामला थोड़ा अलग था। समर के बैंक अकाउंट में काफी वक्त से ट्रांजैक्शन नहीं हुए थे। ऐसे में उसका छोटे छोटे बच्चों को 1 करोड़ रुपए के चेक दे देना मनीष को थोड़ा अजीब लगा। उसे शक हुआ कि कहीं कोई उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश ना कर रहा हो। मनीष का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से कंप्यूटर में चेक नंबर डाले और सिस्टम ने उन्हें तुरंत ऑथेंटिकेट कर दिया। चेक बिल्कुल असली थे। ये देखकर मनीष ने बिना किसी देरी के साथ हेड ऑफिस के चीफ ऑपरेशन मैनेजर को कॉल किया। सर, अभी 2 बच्चों ने यहाँ 1-1 करोड़ के चेक जमा करवाए हैं और उन पर हमारे सीईओ मिस्टर समर मल्होत्रा के सिग्नेचर्स हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? सीईओ के सिग्नेचर? मगर वो तो एक मिनट, ये चेक उन बच्चों के पास कहाँ से आए? बच्चों का कहना है कि मिस्टर समर मल्होत्रा ने ही उन्हें ये चेक दिए हैं। अच्छा, फिर तो बिना किसी देरी के उन चेक्स को प्रोसेस करो। और हाँ, ये मामला पब्लिक में लीक नहीं होना चाहिए। मनीष के पास ज्यादा सोचने समझने का समय नहीं था। उसने बस अपनी चीफ की बात मानकर बिना किसी देरी के चेक को कैश इन किया और सारे पैसे बैग में डालकर बच्चों के हाथ में थमा दिए। वाह, अब इन पैसों से हम ढेर सारे खिलौने खरीद सकते हैं। और आइसक्रीम भी। बच्चों को नहीं पता था कि उनके बैग में 2 करोड़ रुपए थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि उनके फूफा जी का गिफ्ट सबसे अच्छा था। दूसरी ओर पूरी की पूरी शर्मा फैमिली लिविंग रूम में मौजूद थी। पार्टी तो कब की ओवर हो गई थी, बस अब तानों का सिलसिला चल रहा था। एक ओर पूरी शर्मा फैमिली के मेंबर्स अपनी अपनी जगह पर बैठे थे, वहीं दूसरी ओर तारा और समर थे। सभी लोग मिलकर समर को तरह तरह की बातें सुना रहे थे, क्योंकि उसने कई लोगों के सामने आरव को पीटा था। तारा को इस माहौल में घुटन सी महसूस हो रही थी। उसका प्लान था कि वो और समर पार्टी ओवर होने से पहले ही अपने घर वापस लौट जाएंगे। उसे ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए थी, मगर जब समर ने आरव को पीटा तो वो दोनों खुद ब खुद सब लोगों की नजरों में आ गए। जब वो और समर पार्टी हॉल छोड़कर जा चुके थे, तब सिक्योरिटी ने उनका रास्ता रोक लिया था और यही वजह थी कि अब तारा को चुपचाप बेइज्जती सहनी पड़ रही थी। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे समर पर आ रहा था, क्योंकि वो अभी भी एक कोने में बैठकर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसे यहाँ बड़ा मजा आ रहा हो। अभी बातें चल ही रही थी कि तभी दोनों बच्चे चुपके चुपके लिविंग रूम में आए और अपने अपने कमरों की तरफ जाने लगे, मगर रोहित की नजर उन पर पड़ गई। ए विक्रमानन्या, इस तरह छिप छिप कर कहाँ जा रहे हो? और अभी तक कहाँ थे तुम? रोहित की कड़क आवाज सुनकर दोनों बच्चे घबरा गए और एक दूसरे को देखने लगे। वो डैड, हम दोनों हम बैंक गए थे। फूफा जी ने जो चेक दिया था ना, उसके बदले में पैसे लेने के लिए। ये सुनते ही कमला ने समर को बहुत गुस्से से देखा। देखा तुमने अपना मजाक करने का नतीजा? दिखावा करने के चक्कर में तुमने बच्चों को नकली चेक पकड़ा दिए और वो मासूम उन्हें लेकर बैंक पहुंच गए। अब सोचो कि उन नकली चेक के चक्कर में कितने लोग इन पर हंसे होंगे। पक्का इन दोनों को बहुत डांट पड़ी होगी, तभी ये इस तरह से छिप छिपा कर अंदर आ रहे हैं। नहीं दादी, हमें किसी ने नहीं डांटा और कोई हम पर हंसा भी नहीं। उन्होंने तो हमें सचमुच ढेर सारे पैसे दिए। हाँ दादी, मैंने तो पहली बार एक साथ इतने सारे पैसे देखे हैं। फूफा जी सचमुच बहुत अच्छे हैं। हमें उनका गिफ्ट काफी पसंद आया। रोहित को बच्चों की बात पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने विक्रम के हाथ से बैग छीन लिया। जैसे ही उसने बैग खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सचमुच पैसे थे और ये कुछ नोट नहीं बल्कि ढेर सारे नोटों के बंडल थे। अरे हाँ, ये तो असली कैश है। कमला ने भी आगे आकर रोहित से बैग छीना और सारे पैसे टेबल पर बिखेर दिए। इतने सारे पैसे देखकर लिविंग रूम में बैठे हर एक इंसान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। ये मजाक है ना? इस समर जैसे भिखारी के अकाउंट में ये 1 करोड़ की कीमत आए कहां से? अगर ये सचमुच इतना अमीर होता तो कैसे किसी झोपड़ी में रहने की जरूरत पड़ती? ए समर, सच सच बता ना,
है कि ये तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? बैंक करप्ट होने से पहले क्या तुमने सारा पैसा छिपा कर रखा था? ये उसी पैसे के दम पर तुम यहाँ दिखावा कर रहे हो ना? रोहित की बात सुनते ही तारा के कान खड़े हो गए और वो समर को घूरने लगी। 3 महीने पहले समर ने पूरी दुनिया के सामने खुद को बैंकरप्ट बता दिया था। उसने कहा कि उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए करीब 3 महीने से तारा समर के साथ गांव में बने एक छोटे से कच्चे घर में रह रही थी, जहां एक ढंग का किचन तक नहीं था। उस घर में रहने पर जब तारा ने प्रॉब्लम जताई तो समर ने साफ साफ कह दिया कि वो अब गरीब है और उसके पास एक अच्छा सा घर अफोर्ड करने के पैसे भी नहीं है। मगर आज उसने 2 छोटे छोटे बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए ऐसे दिए थे मानो ये कोई छोटी सी कीमत हो। अब जाकर तारा को लगा कि शायद समर ने उससे कई सारी बातें छिपाई थी। समर, क्या है ये सब? जब तुम्हारे पास इतना सारा पैसा था तो तुमने पहले मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और ये पैसे तुम्हें बच्चों को देने की क्या जरूरत थी? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि तुम्हारे कूल बनने से ये लोग इम्प्रेस होंगे? समर ने बस मुस्कुराकर इस बात को टाल दिया और चुपचाप अपनी जगह पर बैठकर तमाशा देखता रहा। उसके इस एटीट्यूड से तारा एक बार फिर चिढ़ गई। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ समर, तुम कोई जवाब क्यों नहीं देते? जल्दी बताओ कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? और जब तुम्हारे पास इतने सारे पैसे थे तो तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तारा इस वक्त इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि उसका चीखने चिल्लाने का मन हो रहा था। 3 महीनों से वो बड़े मेंशन में रहने के बजाय एक छोटी सी झोपड़ी में रह रही थी। शेफ के हाथ से बनाया हुआ खाना छोड़कर अपना बनाया हुआ कच्चा और जला हुआ खाना खा रही थी। रोज डिजाइनर आउटफिट्स पहनने के बजाय एक ही साड़ी को न जाने कितने दिनों तक पहन रही थी। कंफर्टेबल बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर सो रही थी और समर भी ये सब देख रहा था। उसे अच्छे से मालूम था कि तारा को लग्जरी की आदत है। इसके बावजूद उसने तारा को अपने साथ गरीबी वाली जिंदगी जीने पर मजबूर किया और अब तारा को पता चल रहा था कि समर के पास इतना पैसा रखा हुआ था जिससे वो एक अच्छी जिंदगी दे सकता था। मगर समर ने उससे इस बात का जिक्र तक नहीं किया। ये बात तारा को गुस्सा दिलाने के साथ साथ उसे डिसअपॉइंट भी कर रही थी। तारा के एक्सप्रेशंस देखकर कमला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई, जिसे उन्होंने जल्द ही छिपा लिया। तारा बेटा, तुम उस आदमी के कारण फालतू ही परेशान हो रही हो। हम सब बोल रहे हैं ना कि ये बस एक दिखावा है। बच्चों को 1 करोड़ का चेक पकड़ाकर ये पार्टी में आए मेहमानों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। कंगाल होने से पहले इसने कुछ पैसे छिपा कर रखे थे। ये वही पैसे हैं। और अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं तो फिर आज रात का डिनर करने हम सब शहर के सबसे महंगे होटल में जाएंगे। वहीं जाकर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा ये पति सचमुच अमीर है या बस अमीर होने का नाटक कर रहा है। कमला का फैसला सुनते ही रोहित और आरव की आंखों में चमक आ गई। ग्रेट, तो फिर तय रहा। आज रात हम लोग मुंबई के सबसे एक्सक्लूसिव 7 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे और वहां हम देखेंगे कि क्या इस अमीर आदमी के पास इतने पैसे हैं कि ये अपने पैसों का खाना खा सके। क्यों समर, डिनर करने चलोगे ना? तारा ने थोड़े नर्वस एक्सप्रेशंस के साथ समर की ओर देखा। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी फैमिली जानबूझकर उनकी मुसीबतें बढ़ा रही थी। ये लोग बस समर को जलील करना चाहते थे। तारा चाहती थी कि समर इस डिनर के लिए साफ इनकार कर दे, मगर समर ने हल्के से हाँ में सिर हिलाकर तारा की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रात के वक्त सभी लोग मुंबई के सबसे एक्सक्लूसिव 7 स्टार रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंच चुके थे। कमला बड़े रौब से एक हॉल में दाखिल हुई। हमेशा की तरह उनका सिर ऊंचा था। कमला के पीछे पीछे आरव, रोहित और उनकी पत्नियां थीं। तारा और समर सबसे लास्ट में आए। तारा की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। पहले तो वो इस जगह आकर बड़ा अजीब महसूस कर रही थी, क्योंकि चारों ओर उसे बस अमीर लोग दिखाई दे रहे थे जिन्होंने महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने थे। खुद पूरी शर्मा फैमिली ने भी सज धज कर आने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बस तारा और समर ही थे जिन्होंने काफी सस्ते और घिसे पिटे कपड़े पहने थे। ऊपर से तारा को इस डिनर का असली मकसद मालूम था। ये डिनर नहीं बल्कि समर को नीचा दिखाने का प्लान था। आज इतने सारे लोगों के सामने समर की किस तरह बेइज्जती की जाएगी, बस यही सोचकर तारा परेशान हो रही थी। लेकिन समर
वो तो हमेशा की तरह बिल्कुल शांत था। अभी सब लोगों ने रेस्टोरेंट में एंट्री की ही थी कि एक वेटर उनके पास आ गया। गुड इवनिंग मिसेस शर्मा, आपकी टेबल रेडी है? कमला ने हल्की मुस्कान दी। हमें सिर्फ बेस्ट चाहिए। बिल्कुल मैम, ये टेबल हमारे वीवीआईपी क्लाइंट्स के लिए रिजर्व रहता है। आज रात सिर्फ आप लोगों के लिए। आरव और रोहित ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। आज वो दोनों जो भी करने वाले थे उसमें उन्हें काफी मजा आने वाला था। सभी लोग टेबल पर बैठ चुके थे। वेटर ने मेन्यू कार्ड सबके सामने रख दिए। सब लोग देख रहे थे कि उन्हें क्या ऑर्डर करना है, सिवाय समर और तारा के। उन दोनों ने तो अभी मेन्यू को हाथ तक नहीं लगाया था। ये देखकर आरव के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अरे समर, अब तुम चुप क्यों बैठे हो? कुछ देर पहले तो तुम बहुत अकड़ रहे थे और बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए के चेक्स बांट रहे थे। तो अब क्या हुआ? तुम कुछ ऑर्डर क्यों नहीं कर लेते? अरे यार, ऑर्डर करने के लिए पैसा भी तो चाहिए होता है ना। समर ने तो अपनी नकली अमीरी दिखाने के चक्कर में सारा बचा कुचा पैसा बच्चों को दे दिया। तो फिर अब खाना मंगवाने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? क्यों समर, हैं? मैं सही कह रहा हूँ ना? कोई जवाब देने के बजाय समर ने मेन्यू कार्ड उठा लिया। तारा की गहरी निगाहें उस पर टिकी हुई थी। वो नहीं चाहती थी कि अब समर कोई नई मुसीबत खड़ी करे, मगर तभी समर ने मेन्यू कार्ड बंद कर दिया और उसे टेबल पर पटक दिया। पलक झपकते ही उसने मेन्यू में मौजूद सबसे महंगी डिशेस का ऑर्डर प्लेस कर दिया। जहाँ उसके इस हरकत ने शर्मास को हैरान किया, वहीं तारा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या कर रहे हो तुम? सुबह से इतनी बेइज्जती हुई, वो क्या कम थी जो तुम इन लोगों को और मौके दे रहे हो? जब अफोर्ड नहीं कर सकते तो इतना महंगा खाना ऑर्डर करवाने की क्या जरूरत थी? एक बार सबके सामने झुक जाओगे तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा क्या? हर बार की तरह इस बार भी समर चुप ही रहा। उसने बस हल्की मुस्कान दी और फिर बड़े आराम से अपनी जगह पर बैठ गया। समर को इतना चिल देखकर आरव को चिढ़ होने लगी। उसने जल्दी जल्दी से अपना शैतानी दिमाग दौड़ाया और फिर कुछ सोचकर एक वेट्रेस को बुला लिया। यस सर। मैं चाहता हूँ कि इस समय इस रेस्टोरेंट में जो भी सबसे महंगी वाइन है उसे तुम हमारे लिए सर्व करो। मगर सर, सबसे महंगी लाइन तो पूरे 10 करोड़ की है। क्या आप श्योर हैं कि? वेट्रेस की बात पूरी होने से पहले ही आरव ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। श्योर होने से तुम्हारा क्या मतलब है? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि मैं यानी आरव शर्मा 10 करोड़ की वाइन अफोर्ड नहीं कर सकता? आरव ने अपनी आवाज जानबूझकर तेज रखी ताकि आसपास के लोगों का ध्यान उन पर आए और वो जाने की शर्मा फैमिली इस महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करने आई है। जब वेट्रेस ने देखा कि सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं तो वो तुरंत वहाँ से चली गई। ऊपर से वो आरव शर्मा को नाराज भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए 2 मिनट बाद वही वेट्रेस होटल में मौजूद सबसे महंगी वाइन लेकर टेबल पर लौट आई। आरव ने मुस्कुराते हुए वेट्रेस के हाथों से वाइन की बोतल ली और एक एक करके अपने सारे फैमिली मेंबर्स को वाइन सर्व की। बस समर और तारा ही थे जिनके ग्लास अभी भी खाली थे। उप्स, सॉरी समर, मैं तो तुम्हें भूल ही गया था। चलो मैं तुम्हें भी थोड़ा वाइन सर्व कर देता हूँ। महंगी वाइन पिए काफी वक्त बीत गया होगा ना? समर की ओर जाकर आरव ने पहले तारा के ग्लास में वाइन डाली, पर जब वो समर का ग्लास भरने वाला था तब तक वाइन की बोतल खाली हो गई। ये देखकर आरव जोर से हंसने लगा। अरे यार, तुम भी बड़ी खराब किस्मत लेकर आए हो समर। इतनी महंगी वाइन, इतनी बड़ी बोतल, मगर तुम तक आते आते पूरी वाइन ही खत्म हो गई। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम्हें जूस पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। आरव की इस बात पर रोहित भी ठहाके लगाकर हंस पड़ा। घर की लेडीज भी मुस्कुराते हुए ये शो एंजॉय कर रही थी, जबकि तारा ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। जिस चीज का डर था वही हुआ। एक बार फिर से आरव समर को जलील करने में कामयाब हो गया, मगर इस सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। रोहित ने भी इस मोमेंट के लिए कुछ प्लान करके रखा हुआ था, इसलिए उसने वेट्रेस को अपने पास बुलाया और अपना गोल्डन कार्ड उसे थमा दिया। हमारा बिल पहले ही क्लियर कर दो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ में आराम से डिनर एंजॉय करना चाहता हूँ।
लेकिन बिल सिर्फ हमारा ही बनेगा, ठीक है? समर और तारा का बिल क्लियर करने की जिम्मेदारी भाई समर की है। इनके खाने की पेमेंट मैं नहीं करूंगा। कमला ये सुनकर मुस्कुराई, मगर जल्द ही उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल कर लिया। ये तुम क्या कर रहे हो रोहित? तारा और समर अपना बिल खुद कैसे भर सकते हैं? कम ऑन मॉम, आप ही को तो यहाँ आकर चेक करना था ना कि समर सच में अमीर है या फिर कुछ देर पहले वो बस दिखावा कर रहा था। मैं तो बस इसकी असलियत सामने लाने का इंतजार कर रहा हूँ। आप शो एंजॉय कीजिए। रोहित ठीक कह रहा है मॉम। अगर समर चुपचाप हार मानकर ये बात मान लेता कि वो दिखावा कर रहा था तो हम इस बात को जाने देते। आखिर हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं, मगर ये आदमी अपना एटीट्यूड छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना बहुत जरूरी है ताकि आइंदा ये हमें आंखें दिखाने की हिम्मत न करें। समर, अब तो मान लो कि इस 7 स्टार रेस्टोरेंट का पानी भी अफोर्ड करना तुम्हारी औकात से बाहर है। तुमने जो डिशेस ऑर्डर करवाई हैं, उनका बिल करोड़ों का बनेगा। अगर उनमें से तारा के हिस्से के खाने की पेमेंट हम कर देंगे, तब भी तुम अपना बिल नहीं भर पाओगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें आज रात यहाँ रुककर जूठे बर्तन धोने पड़ेंगे। आरव के ये कहते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। तारा गुस्से और शर्म से कांप उठी। उसने समर के हाथ पर अपनी पकड़ कस ली और एक ओर झुक गई। नाटक बंद करो समर, आज के लिए इतना तमाशा काफी है। अब तुम जल्दी से मॉम और मेरे भाइयों से माफी मांग लो। मान लो कि तुम बस दिखावा कर रहे थे और तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। कम से कम इसके बाद तुम्हारा मजाक तो नहीं बनेगा और हम दोनों शांति से अपने घर जा पाएंगे। समर ने बस मुस्कुराकर तारा का हाथ थपथपा दिया। फिर उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक ब्लैक कार्ड निकालकर वेट्रेस की हथेली में रख दिया। वो कार्ड देखकर कमला, आरव और रोहित की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वो वेट्रेस तो अभी उस कार्ड को ठीक से देख भी नहीं पाई थी। उससे पहले ही कमला ने उसके हाथ से कार्ड छीन लिया और उसे गौर से देखने लगी। कुछ देर उस कार्ड को उलटने पलटने के बाद कमला फीकी हंसी हंसने लगी। जब मैंने बच्चों के बैग में 2 करोड़ रुपए देखे थे, तब मुझे लगा था कि शायद तुम हम सभी से कुछ कहना चाहते हो और शायद तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। मैंने सोचा था कि यहीं आकर तुमसे सच्चाई उगलवा लूंगी, मगर तुम तो यहाँ भी दिखावा करने से बाज नहीं आए। क्या है ये? एक नकली कार्ड? इसके दम पर हमें बेवकूफ बनाने चले थे तुम। कमला ने वो ब्लैक कार्ड खिलौना समझकर जमीन पर फेंक दिया, जिसे वेट्रेस ने उठा लिया। उसने भी कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर हंस पड़ी। सर, हम 2 ही तरह के कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। एक तो होटल के मेंबरशिप कार्ड से और दूसरा बैंक कार्ड से। मगर आपका ये कार्ड इन दोनों ही कैटेगरीज में नहीं आता, इसलिए इससे तो आप पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप साफ साफ कह सकते हैं, आज के दिन होटल में झूठे बर्तन काफ़ी हो गए हैं। हमारा होटल बर्तन धोकर पेमेंट करने वाली पॉलिसी को भी सपोर्ट करता है। अब तो होटल स्टाफ ने भी समर की बेइज्जती कर दी थी। इस बात से आरव, रोहित और कमला काफी सेटिस्फाइड थे। ये पॉलिसी मुझे पसंद आई। तुम समर के लिए ये वाला मोड ऑफ पेमेंट अप्लाई कर सकती हो, मगर ये सब बाद में। फिलहाल तुम हमारा बिल क्लियर कर दो। रोहित का गोल्डन कार्ड पहले से वेट्रेस के पास था, इसलिए उसने कार्ड मशीन में डाला और स्वाइप किया। ट्रांजैक्शंस डिक्लाइंड। ये आवाज सुनकर सभी ने हैरानी से पहले तो मशीन को देखा, फिर वेट्रेस को। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। रोहित के कार्ड में सफिशिएंट बैलेंस था, मगर फिर भी ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड हो गया, जिससे वो थोड़ा चिढ़ गया। आई एम श्योर ये कोई टेक्निकल इश्यू है। एक बार फिर से कार्ड स्वाइप करो। रोहित की बात मानकर वेट्रेस ने फिर से कार्ड स्वाइप किया, मगर फिर से ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो गया। टेबल पर काफी वक्त से तमाशा हो रहा था, इसलिए कई लोग अभी भी उसी ओर देख रहे थे। इतने सारे लोगों के सामने जब रोहित के कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाई तो उसे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। तभी आरव आगे आ गया। मेरे कार्ड से पेमेंट करो। वेट्रेस ने आरव का कार्ड लिया और उसे मशीन में डाला। फिर वही
Transactions declined. कमला की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। आरव के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, जबकि रोहित ने तो फ्रस्ट्रेट होकर दोनों हाथों से अपना चेहरा ही छिपा लिया, क्योंकि अब लोग उन्हें बस देख नहीं रहे थे, बल्कि आपस में तरह तरह की बातें भी करने लगे। लोग देखने लगे थे। साइड की टेबल पर बैठे बिजनेस टाइकून्स फुसफुसा रहे थे। अरे ये तो शर्मा फैमिली है ना। कुछ देर पहले इन लोगों ने होटल में बड़ी रॉयल एंट्री की थी भाई, और अब देखो ही नहीं। अरे उस आरव शर्मा को तो देखो, अभी तक तो ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, 10 करोड़ की वाइन अफोर्ड करने की बात कर रहा था। अब जरा देखो इसे। वही तो, अभी तक तो ये लोग समर मल्होत्रा को जलील कर रहे थे, अब इनके खुद के कार्ड किसी काम के नहीं रहे। मुझे तो लगता है कि आज हमारे बर्तन ये शर्मा फैमिली धोने वाली है। लोगों के मुंह से तरह तरह की बातें सुनकर कमला का चेहरा लाल पड़ चुका था। वो यहाँ समर को नीचा दिखाने आई थी, मगर किसने सोचा था कि पल भर में पासा ऐसा पलटेगा कि समर पर हंसने के बजाय सब लोग उन पर हंसने लगेंगे। अचानक समर ने एक बार फिर से अपना ब्लैक कार्ड वेट्रेस के हाथ में रख दिया। ये अल्ट्रा एलीट मेंबरशिप कार्ड है। समर ने बस कुछ शब्द कहे थे, मगर उसके बोलने के अंदाज में इतना वजन था कि इस बार वेट्रेस ने उसका मजाक उड़ाने के बजाय कार्ड स्वाइप किया, और तब वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड। बस ये 2 शब्द सुनकर पूरा शर्मा परिवार सन्न रह गया। किसने सोचा था कि जिस कार्ड को वो एक खिलौना कह रहे थे, वो सचमुच एक अल्ट्रा एलाइट मेंबरशिप कार्ड होगा। जिस वेट्रेस ने समर का मजाक उड़ाया था, वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा थी। उसने बहुत ही पोलाइटली समर से माफी मांगी और वहां से चली गई। कमला, आरव और रोहित को काफी बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसलिए वो तीनों उसी समय पांव पटकते हुए वहां से चले गए। उनके पीछे आरव और रोहित की वाइफ्स भी चली गईं। अब बस समर और तारा ही पीछे रह गए थे। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक बाजी कैसे पलटी, मगर अब जो कुछ भी हुआ था उससे तारा को थोड़ी सेटिस्फेक्शन जरूर हुई। जहां वो पहले से भी ज्यादा बेइज्जती एक्सपेक्ट कर रही थी, वहीं आरव और रोहित की चाल उन पर उल्टी पड़ गई। तारा जानना चाहती थी कि समर ने ऐसा कैसे किया और वो तारा से और कितने सीक्रेट्स छिपा रहा है, मगर हमेशा की तरह समर ने इस बार भी तारा के सारे सवाल टाल दिए। अगले दिन समर तारा को अपने साथ शहर के सबसे बड़े एक्सक्लूसिव इवेंट में लेकर गया। हालांकि ये एक चैरिटी गाला था, मगर यहाँ देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। असल में इस इवेंट का मकसद चैरिटी नहीं, बल्कि अपने कनेक्शंस और बिजनेस को एक्सपैंड करना था। समर तारा के साथ एक और खड़ा था, बल्कि लोगों की तुलना में दोनों कुछ ज्यादा ही सिंपल लग रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने ना तो कोई ब्रांडेड आउटफिट्स पहने थे और ना ही ये कोई नए कपड़े थे। कमला भी आरव और रोहित के साथ इस इवेंट में आई थी। समर का चेहरा देखकर उन्हें पिछली रात की याद आई। उस बेइज्जती को शर्मास बिल्कुल नहीं भूल सकते थे। समर और तारा इस इवेंट में क्या कर रहे हैं? क्या ये लोग भूल चुके हैं कि इनकी जगह अब एलीट सर्कल में नहीं रही? रहने दीजिए मॉम, समर के साथ साथ अब तारा को भी अपना तमाशा बनने का चस्का लग चुका है। अब उन्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है, तो हमें भी बस साइड में खड़े रहकर तमाशे का मजा उठाना चाहिए। अरे और नहीं तो क्या, कल रात हमारी बेइज्जती करवाने के बाद ये दोनों कुछ ज्यादा ही उछल रहे थे। आज इनकी ना पूरी अकड़ बाहर निकली जाएगी। वैसे मॉम, क्या लगता है वो कार्ड सचमुच समर का ही था या फिर? आरव की बात पूरी होने से पहले ही कमला ने उसे गुस्से से देखा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहती। सच जो भी हो, एक ना एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाएगा। फिलहाल तुम उस तमाशे पे ध्यान दो जो अभी यहाँ होगा। थोड़ी दूर खड़ी तारा अपनी माँ और दोनों भाइयों को देख सकती थी। उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे होंगे। समर का रिएक्शन जानने के लिए तारा ने उसकी ओर देखा, मगर वो तो आराम से वाइन सिप कर रहा था। समर की आंखें इवेंट में आए लोगों को ध्यान से स्कैन कर रही थी। उसके सामने बिजनेस वर्ल्ड के वो चेहरे थे जो कभी उसे सलाम ठोकते थे और फेवर्स गेन करने के लिए उसके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन आज
आज वही लोग उसे देखकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। अचानक समर की नजर दो ऐसे लोगों पर पड़ी जिन्हें उसने देखते ही पहचान लिया, राजीव सिन्हा और सुधीर आनंद। समर से निगाहें मिलते ही दोनों ने अनजान बनने का नाटक किया और तुरंत अपनी पीठ फेर ली, मगर उनकी बातें समर साफ साफ सुन सकता था, या यूं कहें कि राजीव और सुधीर बातें ही इतनी ऊंची आवाज में कर रहे थे जिससे समर उन्हें साफ साफ सुन सके। पता है, आजकल तो वेटर्स भी कुछ मेहमानों से ज्यादा अच्छे कपड़े पहनते हैं। आप कपड़ों की बात कर रहे हैं मिस्टर सिन्हा, उनके तो बैंक अकाउंट्स भी कुछ मेहमानों की तुलना में काफी बेहतर होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस चैरिटी गाला के होस्ट ने किस किस तरह के लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया है, जिनका ना तो कोई स्टेटस है और ना ही क्लास। होस्ट तो कई लोगों को इनवाइट करना होता है, इसलिए वो कभी कभी ऐसी गलती कर बैठते हैं, मगर कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो अपनी औकात भूल जाते हैं। समर और तारा दोनों ही ये बातें साफ साफ सुन सकते थे। समर को तो इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, वो ज्यों का त्यों खड़ा रहा, मगर तारा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। कभी ये लोग उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं करते थे, मगर आज यही लोग सामने से उसकी बेइज्जती कर रहे थे और तारा उन्हें कुछ भी नहीं कह पा रही थी। धीरे धीरे कुछ और बिजनेसमैन भी राजीव और सुधीर के पास आकर खड़े हो गए। बिजनेस की बातें करने के बजाय सब लोग समर के टॉपिक पर अटके हुए थे। उनके ठहाकों की आवाजें पूरे हॉल में गूंज रही थी। ये हंसी तारा को अजीब सी घुटन महसूस करवा रही थी। अब उसे गुस्सा उन मजाक उड़ाने वालों पर नहीं बल्कि खुद पर आ रहा था, क्योंकि कभी वो भी इन्हीं लोगों की तरह थी, दूसरों की सिचुएशन का मजाक बनाकर उन पर हंसने वाली। उसने थोड़ा चिढ़कर समर को देखा। तुम बस इन लोगों को देखते ही रहोगे? सब लोग हम पर हंस रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें कुछ कहना चाहिए? तभी अचानक माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। राजीव, सुधीर और बाकी बिजनेस टाइकून्स जो अब तक समर का मजाक बना रहे थे, वो अब अचानक अपने फोन चेक करने लगे। एक पल में उनकी हंसी गायब हो चुकी थी और अब वो सभी नर्वस एक्सप्रेशन के साथ समर का मुंह ताक रहे थे। पूरे हॉल में अचानक किसी ने पॉज बटन दबा दिया था। जो झुंड अभी तक समर पर हंस रहा था, उसमें से कुछ लोग कभी समर को देखते तो कभी वो अपने फोन की स्क्रीन्स को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई भूत देख लिया हो। सुधीर आनंद के हाथ से वाइन का ग्लास गिरते गिरते बचा। अब वो काफी घबराई हुई निगाहों से समर को देख रहा था। राजीव के माथे पर भी पसीने की बूंदें झलक आई थी। कमला, आरव और रोहित दूर से ही ये तमाशा देख रहे थे। वो जानते थे कि समर का मजाक उड़ाया जा रहा था, मगर अचानक उस तरह माहौल बदल क्यों गया, ये बात उन्हें समझ नहीं आई। अब क्या हो गया इन लोगों को? अभी तक तो बहुत हंस रहे थे, फिर अभी समर को ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे वो कोई राक्षस हो? आरव ने अपने फोन पर नजर डाली। फोन में कुछ देखने के बाद ही बाकी लोगों के एक्सप्रेशंस बदले थे, इसलिए आरव ने भी अपना फोन चेक किया, लेकिन उसके पास कोई अपडेट नहीं था। कुछ तो ऐसा हुआ है जो हम नहीं जानते। मगर समर सब कुछ जानता था। फिर भी उसकी आंखों में वही पुरानी ठंडक थी, वही शांत मुस्कान, मानो उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। और ठीक उसी वक्त राजीव सिन्हा और सुधीर आनंद आगे बढ़े। राजीव ने घबराते हुए समर की तरफ देखा और फिर पूरी बेशर्मी से मुस्कुराने की कोशिश की। समर यार, अरे हमें लगा कि तुम किसी और सेटलमेंट में बिजी हो, वरना हम तुम्हें देखकर कैसे अनदेखा कर सकते हैं दोस्त। राजीव की देखा देखी करते हुए सुधीर ने भी तुरंत अपने सुर बदल लिए। हाँ भाई, मुझे तो गलतफहमी हो गई। मतलब बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि तुम भी यहाँ पर हो। तुम तो जानते हो यार कि बिजनेस टॉक में हम कभी कभी ज्यादा ही बह जाते हैं, और फिर अब तुम पहले से काफी अलग दिखने लगे हो। तुम्हारा ये नया लुक तो बड़ा ही खतरनाक है भाई, तभी तो मैं तुम्हें सॉरी पहचान नहीं पाया। सुधीर और राजीव के साथ खड़े दूसरे लोग भी इस बदलाव को नोटिस कर रहे थे। कुछ सेकंड पहले तक जो समर के कपड़ों और उसके स्टेटस का मजाक उड़ा रहे थे, वो अब उसे भाई और दोस्त कहने लगे थे। अब हर कोई समर का रिएक्शन देखना चाहता था, पर वो तो अब भी ऐसे खड़ा था
जैसे उसे इन बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। राजीव और सुधीर ने उसकी चुप्पी का कुछ और ही मतलब निकाल लिया था। उन्हें लगा कि शायद वो समर को अपनी बातों में फंसाने में कामयाब हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना नाटक चालू रखा। वैसे समर, क्यों न हम बाद में बैठकर डिनर करें? कितने वक्त बाद एक दूसरे से मिले हैं। तुम्हें देखने को तो मेरी आंखें तरस गई थी। अब हम इतने पुराने दोस्त हैं तो हमें फुर्सत में बैठकर बातें करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ खड़े खड़े कुछ मिनटों में बात खत्म हो जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ समर, और हमें कुछ पेंडिंग डील्स भी तो डिस्कस करनी है ना। तुम्हें तो पता ही है कि बैंकिंग वर्ल्ड में चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। इवन तुम्हारे इनसाइट्स बेहद जरूरी होंगे। तारा ने नफरत भरी निगाहों से उन दोनों को देखा। अभी कुछ ही मिनट पहले सुधीर और राजीव तेज तेज आवाज में समर की बुराई कर रहे थे। वो ये भी जानते थे कि समर सब कुछ सुन रहा था, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। फिर अचानक उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और ऐसा प्रिटेंड करने लगे जैसे यही समर के सच्चे दोस्त थे। पर अब तारा समझ चुकी थी कि ये लोग कभी समर के सच्चे दोस्त थे ही नहीं, वो सिर्फ ताकत के गुलाम थे। जब तक समर टॉप पर था तब तक पूरी दुनिया उसके साथ थी, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि समर उनके किसी काम का नहीं रहा तो वो उसकी हंसी उड़ाने लगे। ये लोग सिचुएशन देखकर अपना एटीट्यूड बदलते थे और उस वक्त भी वो यही सब कर रहे थे। मगर समर अभी भी चुप था। उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। बस उनकी आंखों में देखते हुए उसने अपनी वाइन का आखिरी घूंट लिया और फिर तारा का हाथ पकड़कर इवेंट हॉल से बाहर निकल गया, बिना कोई जवाब दिए, बिना एक भी शब्द कहे। समर को जाते देख राजीव और सुधीर ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समर के रिस्पॉन्स का इंतजार था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला था। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई बहस नहीं, कुछ नहीं। बाकी लोगों के साथ साथ तारा को भी समर के किसी जवाब की उम्मीद थी, मगर वो तो चुपचाप चला जा रहा था। उसकी चुप्पी तारा के मन में कई सारे सवाल पैदा कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी अभी अंदर क्या हुआ। उन लोगों ने फोन में ऐसा भी क्या देख लिया जिसके बाद एकदम ही उनका एटीट्यूड बदल गया। तुम इस बारे में जानते हो ना? तो फिर मुझे बताओ तो सही कि असल में हुआ क्या है। और कितने सीक्रेट्स हैं तुम्हारे? वो सीक्रेट्स तुम मुझसे शेयर क्यों नहीं करते समर? एक और तारा समर से जवाब की उम्मीद कर रही थी, वहीं दूसरी ओर वो ये भी अच्छे से जानती थी कि समर इतनी आसानी से अपना मुंह नहीं खोलेगा। बातों से ज्यादा वो अपने एक्शन में यकीन रखता था। कभी कभी उसकी यही आदत तारा को काफी गुस्सा दिला देती थी, मगर वो हमेशा से ही ऐसा था, इसलिए तारा ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो और समर शर्मा मेंशन पहुंच चुके थे। उनका और समर का कुछ दिन यहीं रुकने का प्लान था। पूरे रास्ते एक बात बार बार तारा के दिमाग में आ रही थी, इसलिए उसने कमला के स्टडी रूम में जाने का फैसला किया। समर, तुम रूम में जाओ, मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। समर ने बस हाँ में सिर हिला दिया और बिना कोई सवाल किए चुपचाप गेस्ट रूम की ओर बढ़ गया। तारा ने एक चैन की सांस ली। पहले उसने विक्रम और अनन्या को ढूंढा। दोनों बच्चे खाना खाकर सो चुके थे और सर्वेंट्स भी अपने घर जा चुके थे। घर पर अब कोई ऐसा इंसान नहीं था जो तारा को रोक सके, इसलिए वो जल्दी से स्टडी रूम में चली गई। उसे पता था कि कमला, आरव और रोहित इतनी जल्दी घर नहीं आएंगे, मगर फिर भी तारा को जल्दी से अपना काम खत्म करके स्टडी रूम से बाहर निकलना था। तारा ने पहले तो पूरे स्टडी रूम में नजरें घुमाई। उसने हर एक ड्रॉर को, हर एक फाइल को बड़े अच्छे से चेक किया, मगर अभी तक उसके हाथ वो चीज नहीं लगी जिसे ढूंढने के लिए तारा स्टडी रूम में आई थी। अचानक उसकी निगाहें अलमारी के ऊपर चली गईं। वो क्या है? तारा ने स्टडी टेबल के पास रखी कुर्सी उठाई और उसे अलमारी से सटा दिया। कुर्सी के ऊपर चढ़ने के बाद उसने ठीक से अलमारी के ऊपर रखी चीजों को देखा। वहाँ कुछ फाइल्स और बाकी चीजें रखी गई थी। तारा ने एक एक करके सारी फाइल्स को चेक किया और आखिर उसके हाथ वो फाइल लगी गई जिसे वो काफी देर से ढूंढ रही थी। जब उसने फाइल के शुरुआती पन्ने पढ़े तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। कमरे की आवाज अचानक भारी हो गई और तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। What the hell? ये सब क्या है? तारा को अपना शक सच होता दिखाई दे रहा था।
फिर भी उसने गहरी सांस ली और फाइल के पेज पलटने लगी। पहले कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे बैंक रिकॉर्ड्स, ट्रांसफर डिटेल्स और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे ऊपर 3 नाम चमक रहे थे, कमला शर्मा, आरव शर्मा और रोहित शर्मा। लेकिन समर मल्होत्रा का नाम कहीं नहीं था। तारा की भवें सिकुड़ गई। ये डॉक्यूमेंट्स 3 महीने से भी ज्यादा पुराने हैं। अगर उस समय समर सीईओ था, अगर कंपनी उसकी थी, तो फिर समर के बिना इन सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कैसे हुए? सीईओ के सिग्नेचर्स के बिना इतने सारे काम कैसे हो गए? क्या समर इस बारे में कुछ जानता है? तारा का दिल जोर से धड़क रहा था। बिना किसी देरी के उसने एक दूसरी फाइल उठाई। उसमें भी कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जिसमें समर को छोड़कर सभी के सिग्नेचर्स थे। और ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स उस समय के थे जब समर सीईओ हुआ करता था। तारा ने गुस्से में वो फाइल अलमारी के ऊपर फेंक दी, मगर गलती से उस फाइल के साथ साथ बाकी की फाइल्स भी नीचे आकर गिर गई। तारा चिढ़कर कुर्सी से नीचे उतर गई। सारी फाइल्स को उठाने के बाद जब वो उन्हें वापस अलमारी के ऊपर रख रही थी, तब उसकी नजर कोने में रखी हुई एक फाइल पर गई, जो कुछ अलग सी लग रही थी। तारा पहले इसे देख नहीं पाई थी, इसलिए उसने उस फाइल को उठा लिया। मगर जैसे ही तारा ने फाइल की हेडिंग पढ़ी, वैसे ही उसकी सांसें थम गई। मल्होत्रा असेट्स लिक्विडेशन स्ट्रेटेजी अप्रूव्ड, कंपनी डिस्टेबलाइजेशन एफर्ट्स इन प्रोग्रेस। हे भगवान, क्या है ये सब? उस फाइल की हेडिंग पढ़ने के बाद ही तारा समझ गई थी कि समर की जानकारी के बिना बहुत पहले ही मल्होत्रा असेट्स को बेचने की तैयारी हो चुकी थी और उसकी कंपनी को बैंकरप्सी की ओर धकेलने की प्लानिंग भी बहुत पहले से चल रही थी। और इन चीजों में जिनका सबसे बड़ा हाथ था, वो तारा के अपने ही फैमिली मेंबर्स थे, उसकी माँ और दोनों भाई। जिस दिन समर ने खुद को बैंकरप्ट बताया था, उसी दिन से मीडिया वाले उसके पीछे पड़े थे। मगर समर तारा को लेकर एक छोटे से गांव में आ गया था, इसलिए कोई उस तक पहुंच नहीं पाया और कुछ ही वक्त में उसे भुला दिया गया। मगर रात को चैरिटी गाला में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद समर एक बार फिर मीडिया की नजरों में आ चुका था। चारों ओर बस समर मल्होत्रा के ही चर्चे थे। हर किसी की जबान पर बस समर का ही नाम था और सबके अपने अपने सवाल थे। टीवी पर भी ये नाम डिबेट का एक टॉपिक बन चुका था। क्या समर मल्होत्रा सचमुच दिवालिया है या फिर ये बस एक नाटक है? अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि समर मल्होत्रा कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा है? शायद इसीलिए वो गरीब होने का नाटक कर रहा है। अरे नहीं भाई, वो सचमुच गरीब ही है। कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो अपनी अरबों की प्रॉपर्टी छोड़कर गरीबी वाली जिंदगी जीना पसंद करेगा। समर मल्होत्रा के पास अगर पैसे होते तो वो दर-दर की ठोकरें खाने की बजाय अपने बंगले में पड़ा हुआ होता। अच्छा, तो फिर आप ही बताइए कि अगर समर मल्होत्रा गरीब है तो फिर उसकी मौजूदगी से बिजनेस टाइकून्स घबरा क्यों गए? गाला में मौजूद कई बड़े बिजनेस पर्सनालिटीज का रवैया तो अचानक क्यों बदल गया? तरह तरह की डिबेट्स के कारण मीडिया वाले समर के पीछे पड़ चुके थे। वो जहाँ भी जाता वहीं वो लोग पहुँच जाते। कई बार तो शर्मा मेंशन के बाहर भी पेपराजी छिपे हुए मिल जाते थे। कमला, आरव और रोहित भी समर के मिस्टीरियस नेचर को देखकर उस पर शक करने लगे थे और उससे कई सवाल पूछने लगे थे। मगर हर बार की तरह समर ने अपना मुंह बंद रखा और तारा को लेकर एक बार फिर उस छोटे से गांव में लौट गया। ये गांव और गांव में रहने वाले लोग शहर में रहने वाले लोगों की तुलना में काफी बेहतर थे। वो इंसान को उसके स्टेटस से जज नहीं करते थे, बल्कि सबके साथ घुल मिलकर रहते थे। पहली बार जब तारा यहाँ आई थी, तब उसे इस जगह से नफरत सी हो गई थी, मगर आज यही जगह उसे काफी सुकून महसूस करवा रही थी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कोई तारा या समर की असली पहचान नहीं जानता था। गाँव वालों के लिए समर बस एक शहर से आया हुआ अजनबी था, जो काफी शांत स्वभाव का था और कम बोलना पसंद करता था, जबकि उसकी बीवी ज्यादातर वक्त गुस्से में रहती थी और किसी से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। समर गांव में किसी को ठीक से जानता तो नहीं था, मगर एक आदमी था जिसके साथ वो थोड़ी बहुत बातें कर लेता था। देवेन खन्ना
जिसके गांव में एक किराने की दुकान थी। समर अपना ज्यादातर वक्त देवेन की दुकान पर ही बैठकर बिताता था। एक शाम समर फिर से देवेन की दुकान पर बैठा था। अब बाबूजी, तुम ज्यादा बोलते नहीं हो, पर लगता है तुम सोचते बहुत हो। लोग क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है, मगर बाबूजी कभी कभी लोगों को जवाब देना भी जरूरी होता है, वरना वो अपनी कहानियां खुद बना लेते हैं। हमेशा चुप रहना ही ठीक नहीं होता। अगर सही समय पर किसी को ठीक से जवाब न दिया जाए तो बात बिगड़ सकती है। दुनिया में असली ताकत उसी के पास होती है जो हालातों को अपने हिसाब से मोड़ना जानता हो। मेरे पिताजी कहा करते थे कि शतरंज के खेल में हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, मगर इंसान को खेल खेलना और सही जगह पर खड़े रहना आना चाहिए, क्योंकि हालात कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। कभी कभी जीत की तुलना में हार ज्यादा मीठी होती है बाबूजी। समर ने पहली बार देवेन की ओर ध्यान से देखा। उसकी बातों में सादगी थी, मगर उनमें गहरा मतलब छुपा हुआ था। समर नहीं जानता था कि देवेन ने उससे ये बातें क्यों कही, मगर उसने जो कुछ भी कहा था उसने समर की सोच को एक नई दिशा दे दी थी। समर काफी देर तक वहीं दुकान पर बैठकर देवेन की बातें सुनता रहा। उसने जब देखा कि रात होने वाली है तो वो अपने छोटे से घर की ओर चल पड़ा, मगर जब वो घर के अंदर गया तो उसे तारा कहीं नजर नहीं आई। तारा, तारा, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। तारा की आवाज सुनकर समर घर के पीछे वाले हिस्से में गया। वहीं जाकर उसने देखा कि तारा सब्जियां काट रही थी। जिस घर में समर और तारा रहते थे वो काफी छोटा था। उस घर के अंदर एक किचन भी नहीं था, इसलिए खाना हमेशा घर के पीछे वाले हिस्से में खुले आसमान के नीचे ही बनता था। बाकी दिन तो तारा इसी बात को लेकर समर से झगड़ती थी। उसने पहले कभी खुद से चाय तक नहीं बनाई थी, इसलिए खाना पकाना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसे में ज्यादातर वक्त समर ही खाना बनाता था, मगर आज कुछ तो अलग हो रहा था। आज तारा बिना किसी झगड़े के खुद से ही चूल्हा जलाकर बैठी थी और सब्जियां काट रही थी। समर देख सकता था कि उसे ये सब करने में मुश्किल हो रही है और तारा ठीक से सब्जियां नहीं काट पा रही थी और धुएं के कारण कभी कभी खांस भी रही थी, मगर फिर भी उसने कोई शिकायत नहीं की और अपना काम करती रही। आज उसके माथे पर कोई शिकन नहीं थी और ना ही चेहरे पर झुंझलाहट का कोई भाव था। समर की मौजूदगी को महसूस करके तारा ने उसकी ओर देखा। एक हल्की मुस्कान ने उसके होंठों पर जगह बना ली थी। आ गई तुम? आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, तुम बैठी रहो, मैं पानी खुद ले लूंगा। पास ही रखे एक घड़े से समर ने पानी निकालकर पी लिया और फिर तारा का हाथ बटाने के लिए आगे आया, मगर तारा ने उसे रोक दिया। तुम आराम करो, ये सब मैं खुद कर सकती हूँ। तारा का ये बिहेवियर समर को कुछ अजीब लगा। जो तारा हर समय उसे झगड़ने को तैयार रहती थी, जो उसे हर पल तलाक की धमकियां देती थी, आज वही तारा उसके साथ बड़ी नरमी से पेश आ रही थी। उसे देखकर समर को ऐसा लगा मानो वो तारा को कभी ठीक से जानता ही नहीं था। तारा ने समर को किसी काम पर हाथ नहीं लगाने दिया और खुद ही खाना बनाती रही। उसे काफी दिक्कतें आई। कभी वो धुएं के कारण खांस रही थी तो कभी चूल्हे की गर्मी के कारण उसके माथे से पसीना टपक रहा था। जब तारा रोटी बना रही थी तो बार बार आटा बेलन से चिपक रहा था, मगर तारा ने बड़ी शांति से बिना किसी झुंझलाहट के खाना बनाया। समर कहीं नहीं गया था, वो पास में ही बैठकर तारा को काम करते देख रहा था। जब खाना बन गया तो तारा ने सबसे पहले समर की थाली में खाना परोसा। अपने लिए थाली लगाने के बजाय वो बस समर का चेहरा देख रही थी। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। वैसे तुमने ये सब कब सीखा? शाम को मैं गांव की कुछ लेडीज के साथ बैठकर बातें कर रही थी, उन्होंने ही मुझे कुछ कुकिंग टिप्स दी। अभी तक तो समर को लग रहा था कि शायद तारा को उससे कुछ चाहिए, इसलिए वो उसके साथ नरमी से पेश आ रही थी। मगर जब तारा ने खुशी खुशी उसे अपने पूरे दिन के बारे में बताया, तब समर को पहली बार लगा कि तारा में सचमुच कुछ बदलाव आए थे और वो नई जिंदगी में खुद को ढालने की पूरी कोशिश कर रही थी। भले ही उसका बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा नहीं था, मगर उसके एफर्ट से ही समर का पेट भर चुका था।
रात को समर बरामदे में बैठकर आसमान को निहार रहा था। किचन का पूरा काम खत्म करने के बाद तारा भी उसके पास आकर बैठ गई। पहले जब हमारे पास सब कुछ था, पैसे, नौकर चाकर, दोस्त, रिश्तेदार, क्या तब तुम्हें सुकून महसूस होता था? क्या यहाँ आकर कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है और पहले वाली जिंदगी इससे ज्यादा बेहतर थी? नहीं। तारा ने समर के करीब आकर उसके कंधे पर अपना सिर टिका लिया। और अब कैसा लगता है? क्या यहाँ तुम्हें सुकून मिलता है? क्या इस जिंदगी से तुम खुश हो? शायद। मैं भी। अब लगता है कि इसी जिंदगी में सुकून है। यहाँ ना तो किसी से कंपटीशन करने की ज़रूरत है और ना ही दिखावा। अब मुझे महसूस हो रहा था कि जिस दुनिया में हम जीते थे वो बिल्कुल नकली थी। असली ज़िंदगी तो ये है जहाँ सब लोग एक साथ घुल मिल कर रहें, समय समय पर एक दूसरे की मदद करें। अब लगता है कि शायद मैं भी खुद को बदल सकती हूँ। अचानक तारा ने समर के गाल पर हल्के से किस किया और वहां से उठकर घर के अंदर भाग गई। समर के लिए उसका ये मूव थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था। जब से समर ने अमीरी वाली जिंदगी छोड़ी थी, तब से तारा उससे दूर दूर रहने लगी थी। वो दोनों तो एक दूसरे का हाथ भी कभी कभार पकड़ते थे, मगर आज कुछ तो अलग हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि चीजें कुछ हद तक बदल चुकी थीं। बस समर इस बदलाव के पीछे की वजह नहीं समझ पा रहा था। समर मल्होत्रा एक ऐसा शख्स था जिसने देश के सबसे बड़े बैंकिंग एम्पायर को खड़ा किया था और फिर अचानक ही बैंकरप्ट हो गया। पर कुछ था जो इस कहानी में फिट नहीं बैठ रहा था। अगर समर वाकई बर्बाद हो चुका था तो फिर चैरिटी गाला वाली रात उसके खिलाफ खड़े सारे बिजनेस टाइकून्स अचानक डर क्यों गए थे? कई तरह के सवाल थे जिनका जवाब अभी भी ढूंढा जा रहा था और इन्हीं सवालों ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट किरण कपूर का ध्यान समर मल्होत्रा की ओर खींचा था। किरण कोई आम जर्नलिस्ट नहीं थी। पॉलिटिक्स से लेकर बिजनेस वर्ल्ड तक के डार्क सीक्रेट्स किरण की बदौलत लोगों तक पहुंचे थे, चाहे वो करोड़ों के घोटाले या माफियाओं के सीक्रेट्स हों या फिर बड़े नेताओं के डर्टी डील्स। किरण ने ये सारे स्कैंडल्स कुछ इस तरह एक्सपोज किए कि पूरी इंडस्ट्री ही हिल गई और अब किरण की निगाहें समर के केस पर थी। उसने जब पहली बार केस पर ध्यान दिया तो उसे भी लगा था कि एक आम बिजनेस फेलियर की कहानी होगी, जहाँ एक बिलियनियर ने गलत फैसले लिए जिसके दुश्मन ज्यादा ताकतवर निकले और जो आखिरकार अपनी ही गलतियों के कारण बर्बाद हो गया। ये केस बाहर से बेहद सिंपल था, इसलिए किरण ने समर मल्होत्रा के केस को कभी छुआ ही नहीं। मगर चैरिटी गाला वाली रात जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद सबके साथ साथ किरण की नजरों में भी समर आ गया था। जैसे जैसे उसने तहकीकात की, वैसे ही उसे महसूस हुआ कि ये केस उतना सीधा नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि ये समर मल्होत्रा कोई दिवालिया नहीं है। ये पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। आज भी समर वही पावर होल्ड करता है जो उसके पास पहले हुआ करती थी। अगर ऐसा नहीं है तो चैरिटी गाला वाली रात उन लोगों की बोलती बंद नहीं होती। मुझे किसी भी तरह से समर मल्होत्रा की असलियत को दुनिया के सामने लाना ही पड़ेगा। दरअसल चैरिटी गाला वाली रात किरण भी इवेंट हॉल में मौजूद। उसने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह कुछ लोग समर का मजाक बना रहे थे और फिर लोग उसके तलवे चाटने को तैयार हो गए। उसी रात के बाद किरण समर की बैंक्रप्सी से जुड़े सबूत ढूंढने लगी और इसी दौरान उसके हाथ एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट लगी थी। ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि बैंक्रप्सी अनाउंसमेंट करने से पहले समर मल्होत्रा ने कुछ बैंक अकाउंट्स में करोड़ों की कीमत ट्रांसफर की। ये कुछ प्राइवेट बैंक अकाउंट्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना नामुमकिन है। और तो इन रिपोर्ट्स में साफ पता चल रहा है कि समर मल्होत्रा का बैंक अकाउंट अभी भी बहुत एक्टिव है। उस अकाउंट में कितने पैसे हैं बस यही पता नहीं चल पा रहा। समझ नहीं आ रहा कि ये आदमी करना क्या चाह रहा है। अच्छी खासी अमीरों वाली जिंदगी छोड़कर कोई भिखारी वाली जिंदगी क्यों जीना चाहेगा? किरण ने अपने ऑफिस की बड़ी खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की चकाचौंध भरी रातें जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खतरनाक।
कुछ सोचकर उसने अपने एडिटर को कॉल लगाया। मैं समर मल्होत्रा की स्टोरी और गहराई से जानना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले चैरिटी गाला के बारे में मैंने जितनी भी रिपोर्ट्स तुम्हें सौंपी थी उन्हें देखो, और जो लोग समर मल्होत्रा पर हंस रहे थे उन सभी की डिटेल्स मुझे भेजो जल्दी से जल्दी। अभी तक दुनिया ने इस कहानी का एक पहलू देखा है, अब नई कहानी लिखने की बारी मेरी है। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम यहाँ पर समर मल्होत्रा की बात कर रही हो। चैरिटी गाला वाली रात जो कुछ हुआ उसके बाद ये तो पक्का है कि समर के पास कोई छिपी हुई ताकत है। अगर गलती से भी तुम उसकी नजरों में आ गई ना तो वो आदमी तुम्हें बर्बाद करके रख देगा, समझी? किरण कपूर डरकर चुप बैठने वालों में से नहीं है। मैंने जो ठान लिया है उसे हर हाल में कर रहूंगी। तुम ज्यादा मुंह मत चलाओ और जितना कहा है बस उतना करो। किरण की एक आदत थी कि जिस चीज के पीछे वो एक बार पड़ जाती तो उसे आसानी से छोड़ती नहीं थी। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में उसका बड़ा नाम था और बड़े बड़े लोग अपने राइवल्स को बर्बाद करने के लिए किरण का सहारा लेते थे। समर का भी एक ऐसा ही दुश्मन था जो उसे बर्बाद होते हुए देखना चाहता था, मगर दुनिया के लिए भले ही समर दिवालिया हो चुका था, मगर किरण की तरह उसे भी लग रहा था कि समर कुछ तो छिपा रहा था। ये आदमी था आदित्य शाह, समर का सबसे बड़ा दुश्मन। समर के बैंकरप्ट हो जाने के बाद आदित्य ने भी इस चीज का बहुत फायदा उठाया। बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में आदित्य शाह अब वही जगह ले चुका था जो पहले समर की थी, और अब उसे सबसे ज्यादा डर इस बात से था कि अगर समर वापसी कर गया तो उसका पूरा एम्पायर हिल जाएगा। इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि किरण कपूर समर का केस एक नए सिरे से इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो आदित्य ने खुद किरण को मिलने बुलाया। शाम के समय जब किरण होटल ग्रैंड रीगल के प्राइवेट लाउंज में पहुंची तो आदित्य पहले से वहां मौजूद था। उसके सामने एक महंगी स्कॉच का ग्लास रखा था और उसकी आंखों में वही चालाकी थी जो किरण ने कई बार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में देखी थी। वैसे सुना है कि आप समर मल्होत्रा की सच्चाई ढूंढने में लगी हुई हैं मिस कपूर। मैं सिर्फ सच को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भी तो सिर्फ सच ही जानना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि इस केस पर आप बहुत मेहनत कर रही हैं, हाँ, लेकिन जिन लोगों से आपको सबूत मिलने की उम्मीद है वो आपको कुछ नहीं दे सकते, हाँ, ना ही सच और ना ही कुछ और। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब हमारी पार्टनरशिप से था। मैं आपको कई फायदे दूंगा, जैसे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स में प्रमोशन, एक प्राइम टाइम शो, देश की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट बनने का एक मौका, बस। वैसे इसके बदले में आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इंटरेस्टिंग। एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर के बदले एक छोटा सा काम। क्या चाहते हैं आप? समर की हर एक मूवमेंट की जानकारी, बस। प्राइवेट लाउंज में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। किरण अचानक इस बात का फैसला नहीं कर सकती थी कि उसे आदित्य का साथ देना चाहिए या नहीं। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। हाँ, ले लो, मगर तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मिस कपूर। ये ऑफर बस कुछ ही वक्त के लिए वैलिड है। इससे आपको बहुत फायदा होगा, इसलिए सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। किरण बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। आदित्य की बात बिल्कुल सही थी। किरण के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसे जल्दी से सोचना था कि उसे ईमानदारी से काम करना है या फिर बड़ी कामयाबी के लिए आदित्य का साथ चुनना है। एक बात तो पक्की थी, समर की पीठ पीछे उसके खिलाफ साजिशें शुरू हो चुकी थी, मगर वो इन चीजों से बिल्कुल बेखबर था। इस समय समर खेत में काम कर रहा था। उसके साथ गांव के बाकी लोग भी थे जो काम करते हुए आपस में बातें कर रहे थे। समर भी कभी कभार उनसे कुछ बोल लिया करता था, मगर ज्यादातर वक्त वो शांत रहकर दूसरों की ही बातें सुनता था। इस वक्त काफी शोरगुल का माहौल था, मगर इस शोर में भी काफी सुकून था। तभी अचानक एक महंगी चमचमाती गाड़ी खेतों के किनारे बने कच्चे रास्ते से होकर गुजरी। गांव के बच्चे जो सड़क किनारे खेल रहे थे वो भी कुछ पल के लिए ठिठक गए।
ऐसी चमचमाती गाड़ी उन्होंने बहुत कम देखी थी। खेल खेल में वो बच्चे गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। दोपहर की धूप सिर चढ़कर बोल रही थी जब गांव के छोटे से घर के सामने वो चमचमाती गाड़ी आकर रुक। धूल में लिपटी इस गली में ये गाड़ी किसी दूसरी दुनिया से आई चीज लग रही थी। गाड़ी का दरवाजा खुला और ब्रांडेड साड़ी में लिपटी कमला शर्मा बाहर निकली। गाड़ी से उतरते ही कमला ने अपनी साड़ी को हल्के से झटका, जैसे वो इस जगह की धूल तक को खुद पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। कमला ने गहरी सांस ली और चारों तरफ नजर दौड़ाई। टूटी फूटी गलियां, आधे अधूरे घर और यहाँ वहाँ घूमती हुई भेड़ बकरियां। छी, क्या है ये सब? इतनी गंदगी! यहाँ लोग साफ सफाई नहीं करते क्या? ऐसे मोहल्ले में कोई कैसे रह सकता है? मैंने तो पहले ही कहा था कि वो समर उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता, मगर कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। कमला की आंखों में इस जगह के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी, मगर इससे भी ज्यादा नफरत उनके दिल में थी, वो भी समर के लिए, क्योंकि उसी के कारण आज कमला को यहाँ आना पड़ा। कमला ने महसूस किया कि गांव के कुछ बच्चे वहाँ भीड़ लगाकर खड़े हो गए थे। उनमें से कुछ गाड़ी के करीब आकर उसे छूने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस नई चीज को देखकर वो क्यूरियस हो रहे थे। हे यू, दूर हटो यहाँ से। जिंदगी में पहली बार गाड़ी देखी है क्या? या फिर यहाँ कोई तमाशा चल रहा है जो तुम लोग झुंड बनाकर यहाँ आ गए हो? जाओ यहाँ से। कमला के चीखते ही वो बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग निकले। थोड़ा शोरगुल सुनकर घर का दरवाजा खुला और घर के अंदर से तारा बाहर निकली। अपने सामने कमला को देखकर वो चौंक गई। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही हो? बस बहुत हुआ। अब तुम ऐसी घटिया जगह पर एक पल नहीं रुकोगी। अपना सामान उठाओ और चलो यहाँ से। हम अपने घर जा रहे हैं। कमला इस गांव में आज पहली बार आई थी। अगर उनके साथ ड्राइवर न होता तो उन्हें समर और तारा का घर ढूंढने में काफी दिक्कत हो सकती थी। उन्होंने ड्राइवर को भी ऐसे घूरा मानो उन्हें यहाँ लेकर आना उसकी गलती हो। कुछ दिनों पहले कमला ने जब तारा को देखा था तब वो ठीक ठाक लग रही थी, मगर आज जो तारा कमला के सामने खड़ी थी वो बिल्कुल ही अलग थी। उसने जो कपड़े पहने थे वो थोड़े मैले लग रहे थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। तारा कमला की बातें सुनकर हैरान जरूर थी, मगर उसने इन शब्दों को नजरअंदाज किया, क्योंकि कमला हर वक्त ही उसे डिवोर्स के लिए उकसाती रहती थी। आप बाहर क्यों खड़ी हैं मॉम? यहाँ बहुत धूल है, आप अंदर आइए ना। मैं इस झोपड़ी में एक भी कदम नहीं रुकूंगी और अब तुम भी यहाँ नहीं रुकोगी। चलो मेरे साथ। तारा बिना कुछ कहे फिर से घर के अंदर चली गई। 10 मिनट बीत जाने के बाद भी जब वो बाहर नहीं आई तो कमला पांव पटकते हुए उस छोटे से घर के अंदर चली गई। जैसे ही उन्होंने घर के अंदर एक कदम रखा, उनकी पैनी निगाहें चारों ओर दौड़कर उस जगह का मुआयना करने लगी। एक छोटा सा घर, मिट्टी की दीवारें, एक कोने में एक मिट्टी का घड़ा और स्टील का ग्लास रखा हुआ था। कमला ने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी, मगर यहाँ कोई कुर्सी ही नहीं थी। यहाँ तक कि कमरे में एक ढंग का बिस्तर तक नहीं था। तुम इस फर्श पर बस एक चटाई बिछाकर सोती हो तारा? तारा, अब कहाँ चली गई तुम? उस छोटे से घर में बस 2 ही छोटे छोटे कमरे थे। कमला ने देखा कि दूसरे कमरे में भी तारा नहीं थी, मगर वहाँ एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजे को खोलकर कमला बाहर निकली तो देखा कि तारा मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। वो सिर झुकाए लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ रही थी और आग जलाने की कोशिश कर रही थी। लकड़ी हल्की गीली थी, इसलिए आग जलाने पर उससे धुआं निकलने लगा, जिस वजह से तारा की आंखों में हल्के आंसू आ गए और वो खांसने लगी। तारा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा नहीं मॉम, खाना बना रही हूँ। समर के लौटने का वक्त हो चुका है ना, उसे भूखे पेट तो नहीं रख सकती। What? तुम्हें अभी भी उस समर की पड़ी है? तुम्हें हो क्या गया है? तुम तारा शर्मा हो। शर्मा मेंशन में रहते हुए तो तुम खुद से एक पानी का ग्लास लेने तक किचन नहीं गई, और यहाँ तुम चूल्हे पर रोटियां सेक रही हो, वो भी इस गंदगी और धूल में। तारा ने लकड़ियों को एक और बार सुलगाने की कोशिश की। इस बार आग जल गई, लेकिन उसकी लपटें धीमी थी। तारा ने हाथ से धुएं को हल्का हटाने की कोशिश की और फिर अपनी माँ की तरफ देखा। हर चीज नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती मॉम, और अब मैं शर्मा मेंशन में नहीं रहती। ओह,
तो अब तुम्हें गांव की गरीबी वाली जिंदगी अच्छी लगने लगी है, इस धूल में रहना पसंद आने लगा है। ये सब किसका असर है? हाँ, समर का। उसने तुम्हें इस हाल में रहने पर मजबूर कर दिया और अब तुम्हें लगने लगा है कि यही तुम्हारी जिंदगी है। तारा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने चूल्हे के पास रखे एक पतीले में पानी डाला और उसे उबालने के लिए रख दिया। कमला अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो आगे बढ़ी और तारा की कलाई को जोर से पकड़ लिया। चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। तुम मेरी बेटी हो और मेरी बेटी इस तरह नहीं जी सकती। तारा ने धीरे से अपनी कलाई छुड़ा ली और पहली बार पूरी तरह से कमला की आंखों में देखा। वहाँ न कोई डर और न ही कोई झिझक। मुझे कहीं नहीं आना मॉम। आप शायद भूल रही हैं कि कुछ साल पहले मेरी और समर की शादी हो चुकी थी। अब आप मुझ पर हक नहीं जता सकती और मुझे मेरे पति से भी दूर नहीं कर सकती। तारा ने अपनी माँ के रिएक्शन की परवाह नहीं की। कुछ दिनों पहले उसने कमला के स्टडी रूम में जो फाइल्स देखी, उन्हें पढ़ने के बाद तारा किसी पर भी आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करने वाली थी। भले ही कमला के जल्दी घर लौट आने की वजह से तारा पूरी फाइल पढ़ नहीं पाई थी, मगर कहीं न कहीं उसने अंदाजा लगा लिया था कि उस फाइल के अंदर क्या था। कमला का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तारा उसके फैसले के खिलाफ जा रही थी। वो समर को डिफेंड कर रही थी और ये बात कमला को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उसे हर चीज कंट्रोल में पसंद थी और इस वक्त तारा उसके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। कमला समझ चुकी थी कि अब उसे गुस्से से नहीं बल्कि शांति से काम करना होगा, तभी वो अपने मकसद में कामयाब होगी। तारा बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम कंफ्यूज हो, मगर एक बार मेरी हालत भी तो समझो। एक माँ अपने बच्चे को कभी मुसीबत में नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें इस तरह स्ट्रगल करते देखते मेरा दिल दुखता है। मैंने तुम्हें बड़े नाजों से पाला है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और अब ये सब देखो बेटा, मेरी बात मानो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी जगह वहाँ है जहाँ तुम्हारा परिवार है। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ, एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकती हूँ। तुम्हें बस एक फैसला लेना होगा। कैसा फैसला? क्या कहना चाहती हैं आप? कमला ने अपना हैंडबैग खोला और उससे एक फाइल निकालकर तारा के हाथ में थमा दी। तलाक दे दो समर को और लौट चलो अपनी असली जिंदगी में। अगर तुम इन पेपर्स में साइन कर देती हो तो मैं इसी वक्त तुम्हें इस नर्क से निकालकर तुम्हारी असली दुनिया में वापस ले चलूंगी। वहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वही आलीशान बंगला, वही महंगी गाड़ियाँ, वही जिंदगी जिसकी तुम हकदार हो। बस तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करना है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो भूल जाना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। जिस पल तुम मुझे छोड़कर उस समर को चुनोगी, उसी वक्त हमारे सारे रिश्ते टूट जाएंगे। इसलिए सोच समझकर फैसला करो। जिस पल तारा ने अपने हाथ में वो डिवोर्स पेपर्स लिए, उसी वक्त उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे, मगर उसने किसी तरह खुद को काबू किया। एक गहरी सांस ली और वो पेपर्स वापस कमला के हाथ में थमा दिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मॉम, मुझे यहीं रहना है समर के साथ। प्लीज आप बार बार मुझे डिवोर्स के लिए पुश मत किया कीजिए। समर के साथ ये जिंदगी जीना मेरा फैसला था और ये फैसला अब कभी नहीं बदलेगा। या तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी बेटी अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकती है, या फिर आप यहाँ से वापस लौट जाइए। कमला को यकीन नहीं हुआ कि तारा ने इतना बढ़िया ऑफर ठुकरा दिया था। उनका पूरा शरीर गुस्से से कांप रहा था, मगर तारा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और वापस अपने काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था और तारा को मालूम था कि समर किसी भी वक्त थक हार कर घर आता ही होगा, इसलिए वो बातों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करने वाली। तारा की बेफिक्री देखकर कमला का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ठीक है, अगर तुम्हें यही गरीबी वाली जिंदगी इतनी ही रास आ रही है तो यहीं रहो, मत सुनो मेरी बात। मगर याद रखना कि एक दिन तुम अपने इस फैसले पर बहुत पछताओगी। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी, मगर फिर मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश की थी, पर तुमने ही सब कुछ छोड़कर उस समर को चुन लिया। अपनी बात खत्म करने के बाद कमला पांव पटकते हुए वहाँ से निकल गई। तारा ने एक भी नजर उस ओर नहीं देखा। वो चुपचाप अपने काम पर लगी रही। कुछ ही दूरी पर एक बड़े से पेड़ के पीछे खड़े होकर समर ये सारी बातें सुन रहा था। कमला की कार जब कच्ची सड़क से गुजर रही थी, तभी समर जान गया था कि गांव में कौन आया है, इसलिए वो भी तुरंत अपने घर लौट आया, क्योंकि ये बात तो पक्की थी
कि कमला अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद से गांव में आई थी। और वही हुआ। उन्होंने तारा से डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहा। कमला की इस बात से तो समर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, मगर हैरानी उसे तब हुई जब तारा ने बिना किसी झिझक के समर का साथ चुना। जो लड़की हमेशा अमीरी में रही और जिसे अब बिना किसी मदद के घर के कामकाज करने में दिक्कत आ रही थी, उसके लिए तो ये बड़ा टेम्पटिंग ऑफर था। तारा चाहती तो पलक झपकाए बिना इन पेपर्स को साइन कर सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। पूरी बात सुनने के बाद भी समर के चेहरे पर कुछ खास एक्सप्रेशंस नहीं थे। कोई गुस्सा, कोई नाराजगी नहीं, बस एक चीज थी, एक हल्की, लगभग ना के बराबर मुस्कान। कमला शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं देखा था जब उनकी बेटी ने उनकी कोई बात काटी हो। तारा हमेशा से उनकी सारी बातें सुनती थी, मगर जब उसने कमला की आंखों में आंखें डालकर समर का साथ चुना, तब कमला ने महसूस किया कि वो कंट्रोल खो रही हैं। इसका सारा दोष उन्होंने समर को दिया। समर को बर्बाद करना अब उनका मिशन बन चुका था और पहला बार वही होना था जहां समर को सबसे ज्यादा चोट लगे, उसकी कंपनी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कमला ने कुछ दिन बाद एक मीटिंग अरेंज करवाई। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में आज सारे जरूरी लोग इकट्ठे थे। बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली थी। 36वीं मंजिल पर बने उस कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल थी। कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स वहाँ सब बैठे थे। सबके एक्सप्रेशंस एकदम सीरियस थे। कमला शर्मा के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उनकी दाहिनी ओर आरव और रोहित दोनों भाई अपनी कुर्सियों पर रिलैक्स होकर बैठे थे और बाईं ओर मिस्टर राजीव और सुधीर आनंद बैठे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, जैसे वो कोई लड़ाई जीत चुके हों। कमला ने एक नजर पूरे बोर्ड रूम पर डाली, फिर अपना गला साफ किया। तो हम मीटिंग शुरू करें? सबसे पहले सुधीर और राजीव ने हामी भरी। ये दोनों समर को कंपनी से बाहर करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि समर के हाथ में अगर गलती से भी थोड़ी बहुत पावर रह गई तो वो सबसे पहले उन दोनों को ही खत्म करेगा। राजीव ने जल्दी से एक फाइल उठाकर एजेंडा पढ़ना शुरू किया। उनके पास बस एक ही प्रपोजल था, समर मल्होत्रा को ग्लोबल ट्रस्ट बैंक के सभी पोजीशन से हटाने के प्रपोजल पर वोटिंग। मीटिंग में मौजूद कुछ लोग एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ थोड़े कंफ्यूज थे तो कुछ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आखिर पिछले कुछ महीनों में समर की बर्बादी सबने अपनी आंखों से देखी थी। इतना सब हो जाने के बाद तो समर को कंपनी में रखने का सवाल ही नहीं उठता था। मुझे लगता है हम सब इस बात पर सहमत हैं कि समर मल्होत्रा अब इस कंपनी के लिए सही आदमी नहीं है। कंपनी को एक नया लीडर चाहिए जो इसे आगे ले जा सके, और समर मल्होत्रा, खैर उसकी काबिलियत तो हम सब देख ही चुके हैं। दैट्स राइट मॉम, मेरा मतलब आप बिल्कुल ठीक समझ रही हैं मिसेस शर्मा। समर मल्होत्रा अब किसी काम का नहीं रहा। उसकी तो अब इतनी औकात भी नहीं कि वो यहाँ चपरासी का काम कर सके। आरव की इस बात पर कॉन्फ्रेंस रूम में ठहाकों की आवाजें गूंज उठी। तो फिर वोटिंग शुरू करें? बोर्ड मेंबर्स ने एक एक करके अपना फैसला सुनाना शुरू किया। ज्यादातर ने समर को हटाने के फेवर में वोट दिया। ये सब देखते हुए धीरे धीरे कमला की मुस्कान और बड़ी होती जा रही थी। बस कुछ ही मिनट और फिर कमला अपने इरादों में कामयाब होने वाली थी। लेकिन तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। सभी की नजरें उस ओर घूम गई। एक लड़की ने कॉन्फ्रेंस रूम में एंट्री की, जो कोई और नहीं बल्कि नताशा मेहरा थी, समर की पुरानी असिस्टेंट। एक वक्त था जब वो समर के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक थी, लेकिन समर के बैंकरप्ट हो जाने के बाद नताशा ने राइवल कंपनी ज्वाइन कर ली थी। सबको लगा कि बाकी लोगों की तरह उसने भी समर का साथ छोड़ दिया होगा, लेकिन आज उसे यहाँ देखकर सब चौंक गए। नताशा को देखकर कमला अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वो नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और फिर आज का दिन कमला के लिए खास होने वाला था, इसलिए नताशा का चेहरा देखकर उसका मूड खराब हो गया। नताशा का इस तरह आना कमला को बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नताशा बिना कुछ कहे आगे बढ़ी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने बिना किसी की परवाह किए अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर पटक दिया।
वोटिंग खत्म होने से पहले मैं सभी लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि इससे कुछ लोगों की राय बदल सकती है। कमला ने पहले फाइल की ओर देखा और फिर नताशा को। ये ड्रामा करने का कोई फायदा नहीं है। वोटिंग कब की खत्म हो चुकी है और अब फैसला हो गया है। इस कंपनी में अब समर की कोई जगह नहीं है और उसके साथ साथ हम तुम्हें भी बाहर करते हैं। रियली मिसेस शर्मा? मगर आप इतना श्योर होकर कैसे कह सकती हैं कि सबने वोट दे दिए हैं? इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर तो यहाँ है ही नहीं। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी परमिशन के बिना आप लोग इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? नताशा की बात खत्म होते ही कमरे में हलचल मच गई। आरव सीधा बैठ गया, रोहित का चेहरा सख्त हो गया और कमला की आंखों में पहली बार हल्की चिंता झलकने लगी। नताशा की बातों से उन्हें एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो? सबसे बड़ा शेयर होल्डर मतलब? नताशा ने मुस्कुराते हुए प्रोजेक्टर ऑन किया। स्क्रीन पर शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया गया, जिसे देखने के बाद सभी के चेहरों पर हैरानी के भाव आ चुके थे। पिछले कुछ महीनों में कंपनी के कई शेयर्स एक अनजान शेल कंपनी के नाम ट्रांसफर हो चुके थे और अब ग्लोबल ट्रस्ट बैंक का शेयर होल्डर कोई और था, जिसकी पहचान नताशा ने अभी तक किसी को नहीं बताई। कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। बिजनेस वर्ल्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता मिसेस शर्मा। ये बात आपसे अच्छी तरह कौन समझ सकता है? नताशा की कही ये छोटी सी बात कमला का मुंह बंद करवाने के लिए काफी थी, क्योंकि भले ही ये बात छोटी थी मगर इसमें गहरा मतलब छुपा हुआ था। तुम अपना मुंह बंद रखो। अभी भले ही तुमने बाजी पलट दी हो, मगर ये मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा और उस छुपे रुस्तम को ढूंढ निकालूंगा जो छिपकर समर मल्होत्रा की मदद कर रहा है। तुम भी बचने का तरीका ढूंढ लो नताशा, क्योंकि सबसे डील करने के बाद मैं तुम्हारी खबर लूंगा। समर का साथ चुनकर तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आरव को देखकर नताशा ने बस कंधे उचका दिए और अपने बाल लहराते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली गई। उसके जाते ही कमला पांव पटकते हुए कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। उनके पीछे पीछे आरव और रोहित भी चले गए। समर मल्होत्रा का यूं बच निकलना, इस तरह पलटवार करना कमला के लिए एक जबरदस्त झटका था, लेकिन हार मानने वालों में वो नहीं थी। कमला अपने केबिन में चली गई और चेयर पर बैठकर कुछ सोचने लगी। आरव और रोहित कमला के अपोजिट खड़े होकर कभी एक दूसरे का मुंह ताकते तो कभी कमला को देखते। वो समझना चाहते थे कि अब उनकी माँ के दिमाग में क्या चल रहा है। किसी ने हमारी नाक के नीचे से कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स खरीद लिए और हमें भनक तक नहीं लगी। वो जो भी कोई है समर का ही आदमी है। वो समर का साथ दे रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि समर अभी पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुआ और वो नताशा भी तो उसके साथ है। मुझे लगा था कि बाकियों की तरह नताशा ने भी उसे धोखा दे दिया, मगर मैं गलत थी। अचानक कमला ने रोहित और आरव को शक भरी निगाहों से देखा। तुम दोनों इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें इस बारे में पहले से कुछ पता था? अगर हमें पता होता तो क्या हम चुप बैठते? नताशा कैसे इस कंपनी में घुस आई, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं। खैर, जो होना था वो हो चुका है। मीटिंग ओवर हो चुकी है, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। क्लब से आकर आप लोगों से मिलूंगा, ठीक है? क्लब? वो भी दोपहर में? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रोहित? इस समय हम इतने परेशान हैं और तुम्हें क्लब जाने की पड़ी है। तुम अपना ये केयरलेस एटीट्यूड कब छोड़ोगे? कभी तो सीरियस रहा करो। ओ हेलो, ज्यादातर वक्त मैं सीरियस ही रहता हूँ, ठीक है? माना कि समर ने हमारी नाक में दम किया हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं दिन रात उसी के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद करता रहूं, हैं? मेरी भी एक लाइफ है और उस लाइफ को ना मैं अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ, समझे ना? मैं आप लोगों से कल बात करूंगा, ओके? बाय। अपनी बात खत्म करने के बाद रोहित कमला के केबिन से बाहर जाने लगा, मगर तभी कमला ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। बस, तुम कहीं नहीं जाओगे रोहित। जानते भी हो कि वो समर हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है। किसी ने इस कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं।
इसका मतलब एक तरह से यही हुआ कि अभी कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर वो समर ही है। अगर हमने जल्दी से कोई एक्शन नहीं लिया तो तुम क्लब में पोछा बचाने लायक भी नहीं रहोगे। रोहित खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार था, मगर तभी उसे एक मैसेज रिसीव हुआ। उसने पहले तो चुपके से कमला और आरव को देखा और फिर मैसेज पढ़ा, जिसके बाद उसके होश उड़ गए और फोन हाथ से नीचे गिरते गिरते बचा। किसका मैसेज था? दोस्त का। वो क्लब में मेरा इंतजार कर रहा है। मैं चलता हूँ। मॉम की बात तुम्हें समझ नहीं आई क्या? जब हमने कह दिया कि तुम कहीं नहीं जाओगे तो फिर यही फाइनल है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। ये सिचुएशन बहुत सीरियस है। सोचकर देखो कि अगर गलती से भी समर ने वापसी कर ली तो सबसे पहले हमारी गर्दन पर तलवार लटकेगी। रोहित ने गुस्से से आरव को घूरा। देखते ही देखते दोनों भाइयों की बहस शुरू हो गई। शर्मा ब्रदर्स कभी एक दूसरे के खास नहीं रहे थे। जहां आरव खुद को परिवार का सबसे समझदार, सबसे स्ट्रैटेजिक दिमाग वाला समझता था, वहीं रोहित हमेशा से एक बिगड़ैल लड़का था जो अपनी जिंदगी बस मौज मस्ती में जीता था। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे, इसलिए कमला उन्हें इग्नोर ही करती थी। मगर ये समय झगड़े का नहीं था। चुप, दोनों के दोनों एकदम चुप हो जाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? सामने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी है और तुम्हें झगड़ा करने की लगी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे करना क्या है। आरव और रोहित ने एक दूसरे को घूर कर देखा, मगर कमला की बात मानकर वो दोनों हाथ बांधकर खड़े हो गए। उस समर मल्होत्रा को हमने जितना सिंपल समझा था उतना सिंपल वो नहीं है। हमने भले ही उससे उसका सब कुछ छीन लिया, मगर उसे हम अभी तक अपने सामने झुका नहीं पाए हैं। मुझे लग रहा था कि वो हमसे कुछ छुपा रहा है, और अब सारी कड़ियां जोड़ने के बाद मैं कह सकती हूँ कि समर पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ है और कुछ चांसेस हैं कि वो जल्दी ही वापसी कर सके। और एक बार अगर उसे उसकी खोई हुई ताकत वापस मिल गई तो सबसे पहले वो हम तीनों को ही टारगेट करेगा। इसलिए तुम दोनों लड़ना झगड़ना बंद करो और मिलकर उस समर को बर्बाद करने की कोई तरकीब निकालो। फाइनली कमला की बातों का रोहित पर कुछ असर हुआ और उसके चेहरे पर चिंता के भाव नजर आने लगे। वो कुछ कहने वाला था, मगर तभी रोहित का फोन बजा। उसने फोन उठाया और जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रोहित ने कांपते हुए हाथों से फोन उठाया। रोहित शर्मा, हम तुम्हें आखिरी बार कॉल कर रहे हैं। हमें हमारे 50 करोड़ चाहिए। समय पूरा हो चुका है और हम तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकते। अगर अगले हफ्ते तक पैसा नहीं मिला तो अगली बार कॉल नहीं बल्कि हम खुद आएंगे, समझे? ओके। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और फोन अपनी जेब में रख लिया। पिछली बार तो आरव ने रोहित पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर अब वो अच्छे से समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो छिपा रहा था रोहित। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक बिजनेस कॉल थी। आरव समझ चुका था कि रोहित झूठ कह रहा है, इसलिए उसने रोहित के हाथ से फोन छीन लिया। फोन अनलॉक होते ही आरव की नजर उस मैसेज पर पड़ी जो कॉल आने से पहले रोहित को रिसीव हुआ था। वो मैसेज देखकर आरव के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। 50 करोड़ का उधार? रोहित, ये क्या बकवास है? तुम हमारी पीठ पीछे अपने सारे पैसे जुए पर उड़ा रहे थे। कमला ने जैसे ही ये सुना तो उनकी आंखें बड़ी हो गई। 50 करोड़ की उधारी? जुआ? तुम जुआ खेलते हो? मॉम, वो मैं बस आरव ने रोहित का कोई बहाना नहीं सुना। उसने फोन काउच की तरफ फेंका और सीधे रोहित को एक मुक्का जड़ दिया। तुम कब सुधरोगे रोहित? क्यों ऐसी फालतू हरकतें करते हो? तुम्हारे कारण जब पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा तब तुम्हें अक्ल आएगी। जब तक आरव रोहित को ताने मार रहा था तब तक तो ठीक था, मगर अब हद हो चुकी थी। आरव का हाथ उठाना रोहित को बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो भी हाथापाई पर उतर आया। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम खुद को बहुत समझदार समझते हो क्या? हाँ, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता।
तुम बस माँ के हाथों की कठपुतली हो, समझे ना, जिसे वो अपने हिसाब से नचाती है। कठपुतली नहीं, मैं एक जिम्मेदार बेटा हूँ। अगर मैं ना होता तो पूरा परिवार कब का डूब चुका होता। माँ मुझे ज्यादा फेवर करती है क्योंकि मैं उस लायक हूँ। वाह, अगर तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है तो तुम गलत हो आरव। माँ तुम्हें इसलिए सपोर्ट करती हैं क्योंकि उन्हें ना तुम्हारी जरूरत है। जिस दिन तुम उनके किसी काम के नहीं रहे ना, वो दिन आखिरी होगा तुम्हारा। मतलब उस दिन वो तुम्हें उसी तरह फेंक देंगी जिस तरह उन्होंने तारा को फेंक दिया है, समझे? कमला ने ये सब देखकर सर पकड़ लिया। वो अपने बेटों के बीच किसी तरह का झगड़ा नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो लड़ते रहे तो कमला की सारी मेहनत बर्बाद हो सकती थी। उन्होंने टेबल से कांच का एक गिलास उठाया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। कांच के बिखरते ही रोहित और आरव खुद ब खुद रुक गए। कमला की गुस्से से भरी आंखें देखकर दोनों भाइयों ने पीछे हटने में ही भलाई समझी। तुम दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते हो। तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारे बच्चे हैं। कम से कम एक दूसरे का साथ तो नहीं छोड़ते। मुझे ये बात कितनी बार बतानी पड़ेगी कि एक दुश्मन घर के बाहर खड़ा है और तुम दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे को खत्म कर रहे हो। आरव ने एक कंधा उचका दिया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया। रोहित भी अपनी जैकेट उठाकर पांव पटकते हुए वहां से निकल गया। उन्हें जाते देख कमला ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। बस एक बार उस समर को खत्म कर लेने दो, फिर तुम दोनों को देखती हूँ। कमरा एक बार फिर से खामोश हो गया, लेकिन ये खामोशी वो खामोशी थी जो समर और तारा की जिंदगी में आने वाले किसी बड़े तूफान की ओर इशारा कर रही थी। अपनी माँ के इरादों से बेखबर तारा इस वक्त आंगन में बैठी थी, लेकिन उसका मन किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। वो छोटे से चौके में बैठी थी, हाथ में चाय का कप लिए, लेकिन उसकी नजरें कहीं दूर थी। शाम हो चुकी थी और समर का कुछ अता पता नहीं था। कमाल है, आज के दिन ही ऐसा कौन सा काम आ पड़ा जो घर आने की भी फुर्सत नहीं रही। क्या समर को ये भी याद नहीं कि आज कौन सा दिन है? आज समर और तारा की वेडिंग एनिवर्सरी थी। पहले हर साल ये दिन खास होता था। महंगे तोहफे, 7 स्टार होटल्स में शानदार डिनर, दोस्तों और परिवार के साथ जश्न। लेकिन अब जब उनकी जिंदगी एकदम बदल चुकी थी तो तारा को कुछ भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। पहले समर अलग अलग तरीकों से तारा को सरप्राइज किया करता था। कभी महंगे हार तो कभी फॉरेन का ट्रिप। हर बार उसके दिए हुए गिफ्ट्स एक से बढ़कर एक होते थे। मगर आज उसने इस दिन का जिक्र तक नहीं किया था। ऊपर से वो सुबह ही कहीं चला गया और अभी तक घर नहीं लौटा था। तारा ने अपने पैरों को समेटकर आसमान की ओर देखा और एक ठंडी आह भरी। उसने अपनी आंखें बंद की और पुराने दिनों को याद करने लगी। अभी तक तारा को लगता था कि सिर्फ उनके हालात बदले थे और समर और उसका तारा के लिए प्यार पहले जैसा था। मगर इस मोमेंट पर तारा को महसूस हुआ कि हर एक चीज बदल ही चुकी थी, उनके हालात भी और समर भी। क्या सोच रही हो तारा? अचानक समर की आवाज सुनकर तारा चौंक उठी। उसने झटके से अपनी आंखें खोली और समर की ओर देखा जो उसके बहुत नजदीक खड़ा था। तारा को पता ही नहीं चला कि समर कब यहाँ आया। उसने किसी तरह अपने एक्सप्रेशंस को मेंटेन किया और एक जबरदस्ती की स्माइल की। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। समर ने मुस्कुराते हुए तारा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे घर के अंदर ले गया। दरवाजा बंद करने के बाद समर ने तारा के माथे पर किस किया और उसे कसकर गले लगा लिया। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी तारा। तारा ने हैरानी से समर को देखा। तुम्हें याद था? समर मुस्कुराया। और नहीं तो क्या, इतने खास दिन को कैसे भूल सकता हूं मैं। भले ही सब कुछ बदल गया हो, हालात चाहे जो भी हो गए हों, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। मेरा दिल पहले भी तुम्हारे लिए इतनी तेज धड़कता था और आज भी इस दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम ही रहती हो तारा। समर की कन्फेशन के बाद एक प्यारी सी मुस्कान ने तारा के होठों पर अपनी जगह बना ली। उसने समर की आंखों में झांक कर देखा जहां उसे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आया। अचानक ही तारा का दिल तेजी से धड़क उठा। भले ही उसकी और समर की शादी को कुछ साल बीत गए थे,
मगर आज तारा ने ऐसा महसूस किया जैसे वो पहली बार समर के इतने करीब आई हो, जैसे पहली बार समर ने अपने प्यार का इजहार किया हो। ब्लश करने के कारण तारा के दोनों गाल लाल हो गए और उसने समर के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया।